हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के सेल्फ स्टडीज में। दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं घटना चक्र का वार्षिकांक बुक दृष्टि नाम से प्रकाशित हुआ है, उसे हम देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें हमने पिछले सेशन तक कहाँ देखा था, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में है, इसको हमने देख चुका था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो इसे हम देखे थे। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है देख लीजिए यहाँ पे। आगे है NIRF रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग 2022। ये क्या देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बस इतना ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरुआत 19 सितंबर 2015 को की गई थी। इस रैंकिंग की शुरुआत कब की गई थी और प्रथम संस्करण इसका 2016 में जारी हुआ था। यह NIRF इंडिया रैंकिंग का 7वां संस्करण है। यह जो संस्करण है 2022 वाला, यह 7वां संस्करण है। इसमें 4 श्रेणियों नामतः समग्र मतलब ओवरऑल में, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद रखना होगा 4 श्रेणी, ठीक है। वहाँ ऑप्शन दे देगा ऑप्शन में दे देगा कौन श्रेणी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे प्राथमिक स्कूल दे देगा, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। साथ ही 7 विभिन्न विषयों जैसे कि इंजीनियरिंग विषय के मामले में 7, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला और दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। मतलब ये जो रिसर्च सेंटर ये हैं सब जितने भी, इनको पहली बार 2021 में प्रदान की गई। 2016 से इन सबों को शामिल नहीं किया गया था। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मापदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया जाता है। क्या है? पहला शिक्षण अधिगम एवं लर्निंग, दूसरा अनुसंधान पेशेवर अभ्यास, तीसरा स्नातक परिणाम ग्रेजुएशन का, पहुँच एवं समावेशता और चौथा बोध, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, स्मरणीय तथ्य। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश के में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की, ठीक है। ये ओवरऑल शीर्ष 10 संस्थान है। तो आप इसमें प्रथम याद रखिएगा IIT मद्रास, ठीक है। देखिए दोस्तों, IIT मद्रास जो है, अभी कल के ही न्यूज़ 11 मई का है कि IIT मद्रास DRDO के साथ मिलकर, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा डेली करेंट अफेयर में, DRDO के साथ मिलकर ये क्या कर रहा है, अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा है। अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो नेवी के लिए उपयोगी होगा। DRDO के साथ मिलकर IIT मद्रास। तो आप देख लीजिए, यहाँ भी रैंकिंग में शीर्ष पे है जो, और वहाँ भी रिसर्च में आगे चल रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों तरफ से। IIT मद्रास पहले स्थान पर है, स्कोर कितना है 87.59। इसका स्कोर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, चूँकि पहला है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। अब ये भी पूछ सकता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। बस आगे चलते हैं। फिर IIT खड़गपुर है, IIT रुड़की है, गुवाहाटी है, और ऑल इंडिया एम्स है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान, उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ दे देता है। आप जानते हैं घटना चक्र उत्तर प्रदेश से होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का देता है। तो यदि आप UPPCS वगैरह UP लेखपाल के दे रहे होंगे तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में शीर्ष कौन है। IIT कानपुर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी IIT कानपुर ओवरऑल में है 5वें स्थान पे। तो UP में तो रैंक कौन रहेगा, ठीक है, समझ गए। BHU वगैरह सब शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, क्या विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु को प्रथम दिया गया यूनिवर्सिटी में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू JNU को द्वितीय और जामिया मिलिया को तृतीय। ये भी कहाँ है, दिल्ली में ही है जामिया मिलिया। दिल्ली में स्थित मिरांडा, यही जामिया मिलिया से शाहरुख खान पढ़े हैं, ठीक है। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम पर है। रिसर्च में देखिए सब अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे विश्वविद्यालय की श्रेणी है, यहाँ पे रिसर्च की श्रेणी है। अब जानते हैं रिसर्च 2021 से बताया अभी जस्ट हमने, 2021 से रिसर्च श्रेणी को शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को हुआ इंजीनियरिंग में। प्रबंधन विषय में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान हुआ। मैनेजमेंट में, प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट में, ठीक है। बस सब याद ही रखने वाला है, इसमें विषय समझने वाला कुछ है नहीं, तो आप बस देखते चलिए। वास्तुकला, आर्किटेक्चर आप जानते हैं, वास्तुकला विषय में शीर्ष 3 संस्थान क्रमशः कौन है, IIT रुड़की, NIT कालीकट और IIT खड़गपुर। आप इसको देख सकते हैं। फार्मेसी विषय में एक बार देख लीजिए, जामिया हमदर्द नई दिल्ली में इसको प्रथम मिला है,
और द्वितीय स्थान मिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि कानून के विषय में प्रथम, लॉ से रिलेटेड, जिसे वकील बनते हैं लॉयर, उससे रिलेटेड जो है नेशनल लॉ ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को प्रथम मिला है कानून से रिलेटेड में। दंत चिकित्सा विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस तमिलनाडु को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इतना देख लीजिए, बहुत है। अब आगे देखिए क्या है, NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आप जानते हैं हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, जिसके तहत गरीबी को अनाज दिया जाता है प्रति महीने कोटा राशन के तहत। ठीक है, तो देश में भूखमरी से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यह। हालांकि राज्यों में यह अधिनियम के असमान कार्यान्वयन, मतलब हर राज्य में अलग अलग कार्यान्वयन है। ठीक है, जो कि राज्य सरकार ही से अंतिम रूप तक पहुँचा रही है जनता तक। ऐसी मानक रूपरेखा की आवश्यकता महसूस की गई जो सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में NFSA के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहलू की दक्षता एवं प्रभाव का मापन कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। SDG गरीबी की समाप्ति, SDG 2 शून्य भूखमरी, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, SDG 5 लैंगिक समानता। यही ठीक है, जो आपको देखिए सूचकांक जो जारी किया गया राज्यों के लिए, तो यही आधार है। ठीक है, SDG 1 में क्या है, गरीबी की समाप्ति, 2 में शून्य भूखमरी, 3 में अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण और 4 में लैंगिक समानता। अब देख लीजिए क्या है यहाँ, 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषयों पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए रैंकिंग सूचकांक स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान यह सूचकांक का पहला संस्करण है, फर्स्ट संस्करण है, इसलिए आप इसका कुछ पॉइंट याद रखिएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया। इसको बनाया कौन है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री की बात यहाँ नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट की बात हो रही है। सामान्य श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर क्या है, देख लीजिए आप यहाँ पर। शीर्ष 5 में कौन है, उड़ीसा पहला स्थान पे, आप याद रखिएगा, पहला रैंकिंग जारी हुआ इस तरह का, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो अब शीर्ष में प्रथम कौन है, उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा गुजरात, दादरा नगर एवं हवेली, और अंतिम 5 में कौन है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए गोवा, जहाँ एजुकेशन रिलेटेड बहुत अच्छी वहाँ पे शिक्षा है, वहाँ गोवा देखिए अंतिम स्थान पे है। छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब। ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, नोट यहाँ पे है। दमन एवं दीव को दोनों श्रेणियों तथा शहरी क्षेत्रों हेतु DBT नगद हस्तांतरण श्रेणी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए गैर DBT श्रेणी में शामिल किया गया है। अच्छा, सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बिहार राज्य ने कितना स्कोर, 0.783 स्कोर के साथ 7वां स्थान पे बिहार है, बिहार के देख लीजिए, और झारखंड है 10वां स्थान पे। विशेष श्रेणियों पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय क्षेत्र से संबंधित राज्यों के रैंकिंग स्कोर निम्न है। त्रिपुरा देखिए फर्स्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के और पहाड़ी क्षेत्र के राज्य का है, तो आप इसमें एक याद रख लेंगे, त्रिपुरा इसमें फर्स्ट पे है, और आप लास्ट में गोवा है याद रख लेंगे, और प्रथम में उड़ीसा है याद रख लेंगे। ठीक है, गोवा अंतिम पे और उड़ीसा प्रथम पे। ठीक है, बिहार 7वां पे, झारखंड 10वां पे। चलिए कहाँ, यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव राष्ट्र स्तरीय सूचकांक, इसमें उड़ीसा ओवरऑल में, मतलब उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा। अब देख लीजिए थोड़ा सा NFSA क्या है। देखिए 5 जुलाई 2013 से यह इफेक्ट में आया है, प्रभाव में आया है। NSFA नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट है, यह अधिनियम है। इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। ठीक है, लक्षित यानी टारगेटेड, ये मतलब उन्हीं व्यक्ति को दिया जाएगा जिनके राशन कार्ड बने होंगे। सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी में सस्ते मिलेंगे, 1 रुपये 2 रुपये, कभी कभी फ्री भी कर दिया जाता है कोरोना काल में। अतः पात्र व्यक्ति प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात हो रही है, परिवार की नहीं, एक व्यक्ति पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल 3 रुपये किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये किलोग्राम, मोटा अनाज 1 रुपये किलोग्राम प्राप्त करेंगे ये। ठीक है, मोटा अनाज आप जानते हैं ज्वार बाजरा ऐसा होता है। स्मरणीय तथ्य क्या है देख लीजिए। संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 22 में वहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है, 16वां राष्ट्रपति चुनाव। आपको पता है अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और अब द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं, तो उसके लिए चुनाव हुआ है। तो कार्यकाल समाप्ति होती है तो ये हमेशा होता है।
फिर भी आप देख लीजिए कि संविधान में इसका कहाँ प्रावधान है और इसमें चुनाव में कौन कौन से शामिल होते हैं चुनाव मंडल में, ठीक है, निर्वाचन मंडल में। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 62 आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, होने के बाद नहीं, होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सीट खाली होनी नहीं चाहिए। उनको उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए ताकि अगला राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण कर सके समय से। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन, कि आपको यहाँ पे यही याद रखना है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट सिस्टम से होता है, ठीक है। एक आदर्श नमूना है संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान किया है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव पहले के राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्ति से पहले हो जाना चाहिए। ये कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 62 में लिखा है। लेकिन अनुच्छेद 64 में लिखा है उनके निर्वाचक मंडल के बारे में, मतलब उनके चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन रहेंगे, वो संविधान के अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है। अब इसमें कौन कौन रहते हैं आप देख लीजिए। हमने पीछे उपराष्ट्रपति का देखा था, यहाँ राष्ट्रपति का देख लेते हैं। तो आप दोनों में कंपेरिजन कीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन थे जो यहाँ पे नहीं है। अब बताइएगा हमें। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब आप समझ गए हैं कि सदस्य दो तरह के होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं, नामित जिसे कहते हैं। खासकर राज्यसभा में राष्ट्रपति ही 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, जबकि वहाँ उपराष्ट्रपति में वो शामिल थे। चलिए यही चीज़ें थी जो आपको याद रखना था। राज्यों की विधानसभाओं यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और पुडुचेरी की विधानसभाओं सहित 17वें संविधान संशोधन 1992 से 1 जून 1995 से लागू के निर्वाचित सदस्य। देखिए राज्य की विधानसभा मतलब विधायक सभी राज्यों के, और ये दिल्ली के जो विधायक हैं और पुडुचेरी के जो विधायक हैं ये भी होते हैं शामिल, लेकिन कब से? 1 जून 1995 से लागू है, ठीक है। संविधान 17वां संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया। आप याद रखिएगा। देखिए 17वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें शामिल किया गया, किन्हें? दिल्ली के और पुडुचेरी के विधायक को। किस लिए? कि ये भी वोट देने में, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट देने में शामिल रहेंगे। तो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे। लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। आप याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति में होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति में ये नहीं होते हैं। यही बस आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इतना डिफरेंट है। तो अब क्लियर हो गए। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 55 में लिखा है कि कैसे इनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे एक सांसद वोट देगा, एक विधायक भी वोट देगा। अब ये सांसद के वोट का वैल्यू कितना होगा, विधायक के वोट का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों का जो वोट का वैल्यू निकाला जाता है वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है इसको समझ लीजिए। ये दोनों चीज़ समझना आपको जरूरी है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब कि ऐसे वोट यहाँ पे नहीं दिया जाता है कि डायरेक्ट हम द्रौपदी मुर्मू को वोट दे रहे हैं। वहाँ पे रैंक देना होता है कि पहला हमने किसे दिया, द्रौपदी मुर्मू को 1 नंबर पे हम रखते हैं, दूसरा नंबर पे और जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनको हम देते हैं। तो ऐसे ही पहला बार में पहली वोट का गिनती होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है कि राज्य के विधायक हैं और जो सांसद हैं उनके एक वोट का वैल्यू कितना होगा वो निकाला जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। हर सांसद का, विधायक का वोट का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सांसद का जो संसदीय क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है और विधायक का जो संसदीय क्षेत्र होता है वो कम होता है, ठीक है। ये कम जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके वोट का वैल्यू राष्ट्रपति में अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। आप क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं। चले आगे। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है। संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ, ठीक है। तो यही सिस्टम के तहत चुनाव हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 56 वगैरह जो भी है 55(3) उस सबको देखते हुए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, नए राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें और निर्वाचन 16वें चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की गई, ठीक है। व्यक्ति के रूप में 15वें है और निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव है। ये सूचना कब जारी की गई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। देखिए राज्यसभा के महासचिव मतलब ये IAS वगैरह ही होते हैं, सब पीसी मोदी हैं, इन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। आप जानते हैं कि हर चुनाव में निर्वाचन आयोग किसी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करती है, तो उस समय राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी थे, इन्हीं को ये इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने के अंतिम तिथि के बाद 2 वैध प्रत्याशी चुनाव में बचे थे, मतलब भरते हैं कई लोग। और इसके बाद में आप बताइए कि राष्ट्रपति में खड़ा होने के लिए आपको कितने लोगों का यानी कितने लोकसभा का पहले से
सहमति होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं। बताइए 50 लोगों के, ठीक है, आपके सपोर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपका एक भी विधायक सांसद सपोर्ट में नहीं है, आप जाकर राष्ट्रपति का फॉर्म भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असम्मानीय पद है। अगर ऐसा होगा तो ये पद का वैल्यू खत्म हो जाएगा, सभी लोग भर देंगे। देखते हैं मुखिया के चुनाव में जिसके अपने घर के भी लोग, जिसके प्रधान मुखिया का जब चुनाव होता है, अपने घर के भी लोग जिसको वोट नहीं देते हैं, वैसे लोग भी खड़ा हो जाते हैं। अगर यहाँ भी ऐसे होने लगे तो क्या होगा बताइए। इसीलिए रखा गया कि 50 लोग आपके सपोर्ट में रहें। 50 लोग मतलब व्यक्ति नहीं, 50 सांसद या विधायक जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, तभी आप उसका उम्मीदवार बन सकते हैं। तो उसमें फाइनल में बाकी लोग तो वापस ले लेते हैं, जानते हैं सभी में होता है कि कुछ लोग फॉर्म भरते हैं फिर वापस ले लेते हैं अपना नाम कि हमें खड़ा नहीं होना है। ये सब पॉलिटिकल मुद्दा है, चलते रहता है। लास्ट में 2 ही बचे थे, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, यही लास्ट में जीती हैं। अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति यही हैं द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी क्या है, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, ठीक है। तो ये जानते हैं कि ये बीजेपी उम्मीदवार हैं, ये कांग्रेस और या विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं। ऐसा ही होता भी है, एक रूलिंग पार्टी एक विपक्षी पार्टी मिलकर खड़ा करते हैं और विधायक सांसद ही वोट देते हैं, उससे अनुसार वोटिंग होती है और जीत तो रूलिंग पार्टी की होगी, जाहिर सी बात है। यह तब है कि द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार रहीं, मतलब वही एनडीए के, बीजेपी के कहीं सीधा सीधी। यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों के उम्मीदवार थे। तो इधर बाकी द्रौपदी मुर्मू कुल वैध मतों का कितना 64% इनको प्राप्त हुआ। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। बाकी इनको शपथ कौन दिया था? न्यायाधीश ए बी रमना। आप जानते हैं कि कौन शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू का थोड़ा बहुत आप जीवनी देख सकते हैं। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज जिले में इनका जन्म हुआ है। यह संथाल जनजाति से हैं, आदिवासी की एक जनजाति है। संथाल उड़ीसा में रहती है, झारखंड में रहती है। संथाली भाषा भी होता है। संथाली की जो आप बताइए जी ही है ओलचिकी, संथाली की क्या है? लिपि है संथाली भाषा की, ओलचिकी। चलें आगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला, पहली महिला प्रतिभा पाटिल थी आप जानते हैं, दूसरी बार ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। 2 महिलाएं अभी तक भारत की राष्ट्रपति बन चुकी। वह भारत की राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं, 64 वर्ष की। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं आप जानते हैं। और बाकी ठीक है, बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति था। तो राज्य विधानसभा, ये समझने वाली चीज़ है, ये आता है एग्जाम में, आप इसको ध्यान से देखिए। राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। जैसे आपको हमने बताया कि एक विधायक होते हैं जो राज्य विधानसभा से होते हैं और सांसद जो केंद्रीय संसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो उनके निर्वाचन सदस्यों के मतों का मान है, वैल्यू मतलब क्या होगा। अब एक विधायक वोट देगा और एक सांसद वोट देगा, दोनों के वोट का वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बताया आपको कि एरिया सबके सांसद का ज़्यादा होते हैं और विधायक कम होते हैं, तो उसी के अनुपात में उनके वोट का वैल्यू भी होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे राज्य संघ राज्य क्षेत्र के मतों का कुल मान इतना था, ठीक है। और संसद सदस्यों के प्रत्येक मत का मान कैसे निकालते हैं? कुल इतना हुआ, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं सांसद सदस्य के लिए? देखिए लोकसभा 543 प्लस राज्यसभा 233। लोकसभा में 543 होते हैं, 545 होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। हमने बताया आपको जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 543 वही शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में। राज्यसभा के 233 होते हैं, 12 इसमें भी, 245 में 12, 245 राज्यसभा में टोटल होते हैं, जिसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो ये भी इनके निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, मतलब ये भी वोट नहीं देते हैं, ठीक है। केवल निर्वाचित देते हैं 12 और 14 मनोनीत नहीं देंगे। 2 लोकसभा के 12 राज्यसभा के वोट नहीं देंगे। आप क्लियर हो गए? ये दोनों लोकसभा राज्यसभा मिला के 776 होंगे। प्रत्येक मत का मान क्या होगा? कुल मत का मान में टोटल से वोट दे दीजिए, तो एक व्यक्ति का यानी एक सांसद का मत का मान 700 आ गया। मतलब यदि सांसद का एक वोट किसी के पक्ष में पड़ता है तो उसका मत का वैल्यू गिना जाएगा 700, ठीक है। और फिर विधायक का देख लीजिए, 776 संसद सदस्यों के मतों का कुल मान 700 गुने 776, मतलब कि टोटल संसद का मूल कितना हो गया? 5432 इतना हो गया, ठीक है। उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। और राष्ट्रपति निर्वाचक में कुल विधानसभा कितना है? मतलब सभी राज्यों के विधानसभा मिलाकर 4033 विधायक होते हैं, माइनस सांसद को घटा दीजिए, सांसद का मूल्य को घटा देना है। तो 776 घटा देंगे, टोटल 776 होते हैं सांसद हमारे इंडिया में, तो उनको घटा देना है। तो जब घटा देंगे तो आएगा 4809। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 हेतु 4809 निर्वाचक के मतों का कुल मान कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाग देकर, तो ऐसे निकल। देखिए यहाँ पे इसलिए 2022 के लिए हर, इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि 2022 के लिए यह है, ठीक है। अगली बार के लिए 2022-5-27 के लिए अलग होगा। क्यों होगा? हो सकता है कि कहीं का विधानसभा सस्पेंड चल रहा हो, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो वहाँ के विधायक वोट नहीं देंगे तो वैल्यू उस टाइम में अलग आएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी विधानसभा के या 2-4 सीट विधायक के कहीं खाली रहने से किसी कारण से निर्वाचक मंडल अधूरी नहीं रहती है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, समय पर होगा, ठीक है। तो चलिए
आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अगला क्या है, पुलमपारा। देखिए क्या है, पुलमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बनी। आप याद रखिएगा, डिजिटल साक्षर, वहाँ पे साक्षर की बात नहीं हो रही, डिजिटल साक्षर की बात हो रही है। डीजी पुलमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को की गई थी। पालमपुरा कहाँ है, केरल में, तो आप इसको याद रखिएगा, पालमपुरा कहाँ है, केरल में। ये पहला डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इतना ही आप याद रखिएगा, विशेष उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। पालमपुरा केरल में है जो पहला देश की डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई, बस ये आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत आप देखना चाहें देख लीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है अभी। और यह ग्राम पंचायत केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है। इतना काफ़ी है, इतना से ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना शुरुआत की गई थी। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना शुरुआत की गई है केरल सरकार द्वारा। उसी योजना के तहत ये भी स्टेप लिया गया है, मतलब पालमपुरा जो पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2022 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया था। ठीक है, ये BSNL ने इनको प्रदान किया था, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को लाइसेंस, जिसके परिणाम स्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बना। तो केरल की अपनी इंटरनेट सेवा है, क्या है, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं, उसके माध्यम से बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे उसमें वेवलेंथ आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है। एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ही डाले होते हैं समुद्र में भी, जो विदेशों के हम फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप को इतना एक्सेस कर रहे हैं तेजी से। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला राज्य जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया, देखिए बेसिक राइट, मूलभूत अधिकार घोषित कर दिया केरल ने। और आज हम आप देखते हैं, आप बताइए कि UPSC सिविल सर्विस वगैरह या राज्य PCS की जो तैयारी कर रहे होंगे, तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आप कोट कीजिए, आज जो कोई देश का ऐसा राज्य है जो इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित कर रहा है। और इसी बीच हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जब सरकार संभाल नहीं पाती है, सरकार मतलब कि यहाँ प्रशासन, किसी यहाँ दंगे हो जाती है, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह महीने तक आपने देखा होगा कि धारा 370 हटने पर जम्मू कश्मीर में भी, और ऐसे ही आप कई जिले में भी देखते होंगे कि जहाँ किसी कारण से दंगा हो गया, सांप्रदायिक लेकर या किसी कारण से, तो 1 महीने तक वहाँ इंटरनेट बंद हो जाते हैं। जहाँ आज कोई राज्य इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित कर रहा है, वहीं प्रशासन कभी कभी 1 महीने तक इंटरनेट को बंद कर देता है। आप बताइए कि यह तुलना कीजिएगा कि कहाँ तक उचित है। मेंस में आप इसे कोट करके लिख सकते हैं, प्रशासन रिलेटेड कोई भी मामला आएगा तो। ठीक है, केरल सवारी, उल्लेखनीय केरल सवारी क्या है, केरल सरकार द्वारा ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, केरल सवारी देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली। ऐसे तो आप जानते हैं कि ओला उबेर ये सब है ही ऑनलाइन टैक्सी सेवा, लेकिन राज्य सरकार के स्वामित्व वाली है केरल सवारी, पहली टैक्सी सेवा है ऑनलाइन। ठीक है, तो आप केरल में होंगे तो यात्रा किए होंगे, आपको पता होगा। अग्निपथ एक नई रक्षा भर्ती योजना, आप सभी जानते हैं, अग्निपथ, अग्निवीर वगैरह ये सब शुरुआत की गई 4 वर्ष के लिए। आप इस पर भी विचार कीजिएगा दोस्तों कि यह कहाँ तक सही है। एक व्यक्ति, आप बताइए, एक व्यक्ति सरकार के खर्चे पे वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग में जानते हैं लाखों रुपए खर्च होते हैं, और लाखों रुपए सरकार ये जनता का टैक्स का खर्च करके और 4 साल नौकरी के बाद उन्हें हटा देगी। तो उन पे जो खर्च किए गए वो बताइए कि टैक्स के पैसे से उनके ट्रेनिंग में खर्च किए गए, उनकी स्किल बर्बाद हो जाएगी, वो कहाँ यूज होगा। अगर यूज भी होगा तो कोई प्राइवेट कंपनी में वो गार्ड की नौकरी करेंगे। तो आप बताइए, सरकारी खर्चे पे ट्रेनिंग करके प्राइवेट लोगों को इतनी एक्सपर्ट न्यूज़ देना, क्या यह आप विचार कीजिएगा कि यह किस टाइप का नीति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गरीबों की यही सरकार है। आप बताइएगा, थोड़ा विचार कीजिएगा। यहाँ पर न पक्ष में न विपक्ष में, कोई पार्टी की तरफ से नहीं, आपको विचार तो करना है। ठीक है, आप बताइएगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आप किसी जॉब में रहते हैं तो कभी कभी 2 साल 3 साल के लिए बॉन्ड आपको रखा जाता है कि 2 साल में या 3 साल के अंदर में आप यदि इस जॉब को छोड़ते हैं तो पिछला जितना आपने सैलरी लिया है उसे लौटाना पड़ेगा, या 2 लाख 4 लाख ऐसे बॉन्ड भरवा लिया जाता है, और इनको 4 साल ही नौकरी दिया जाएगा। उसमें भी लॉजिक यही होता है कि गवर्नमेंट आपके ट्रेनिंग पर इतना खर्च की है, आप 2 साल में ही चले गए, तो गवर्नमेंट उस ट्रेनिंग के खर्चा को जो आपने वहन की है वो भी वसूल नहीं हो पाया आपके माध्यम से। तो इसलिए ये 4 साल में खुद ही हटा देंगे, ऐसा नियम बना रही है। कहीं आप देखिएगा कि नियम में कितनी सच्चाई है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में बेरोजगारी इतनी है कि लोग तो जाएंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं। कहा जाता है कि 4 साल वाले में भी बहुत भीड़ लग रही है युवाओं की, तो अब बेरोजगारी है तो जाएंगे ही, कुछ ना से सही कुछ अच्छा होता है करना। तो आप बताइए कहाँ तक यह सही है, यह नीति कहाँ तक पॉलिसी सही है। खासकर सिविल सर्विस वगैरह के इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ भी आपसे इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, राइज होंगे कि आप कहाँ तक इसे सही मानते हैं। तो आपको न्यूट्रल तरीके से विचार रखना है, न पक्ष में न विपक्ष में। स्मरणीय तथ्य यहाँ पर देख लीजिए क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सशस्त्र बलों के लिए
ये आकर्षक भर्ती योजना की मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पे आकर्षक भर्ती लिखा है, लेकिन आप बताइए कितना आकर्षक है। इस योजना का नाम अग्निपथ है, आप सभी अवगत हैं, आप इससे अनभिज्ञ नहीं है, इसलिए इसके बारे में विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। आप बस विचार कीजिएगा कहाँ तक यह सही है पॉलिसी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, देश के लिए भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अब ये तो विचार करने का मुद्दा है, ये तो टीवी न्यूज़पेपर पर पुराने जितने भी एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन्हें बुलाकर विचार करने की चीज़ें हैं। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति को 4 साल के लिए सेना में भेजा जाएगा, 1 साल उसे ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा, तो इस तरह से वो 3 साल 4 साल बाद हमेशा नए नए लोग आएंगे, उनकी अनुभव कम होगी, उनकी एटीट्यूड जब पीक पे होगी अपने देश को लेकर, देश सेवा को लेकर या अपने अनुभव को लेकर, तभी वो रिटायर हो जाएंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो क्या इससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब देश की सुरक्षा, बाहरी खतरे से सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह कमज़ोर होगी या नहीं होगी, इस पर भी आप विचार कीजिएगा। अब ये विचार का पॉइंट है, इसलिए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। तो चलें आगे चलते हैं। अब देखिए, 17 वर्ष जब बच्चे को पढ़ने का उम्र होता है तब भर्ती कर लिया जाएगा, 21 वर्ष में हटा दिया जाएगा। ये पूरा विचार करने के लिए 20% महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात इसमें कही गई है। अग्निवीरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग ऑल इंडिया क्लास से होगी और 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन हेतु आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, अस्थायी परमानेंट हेतु 100% को अवसर दिया जाएगा आवेदन, एप्लीकेशन भरने के लिए। सिलेक्शन नहीं होगा सभी का, ऐसा नहीं, ये आप नहीं कि सिलेक्शन सबका होगा, सिर्फ एप्लीकेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन देने के लिए आप योग्य हो जाएंगे, ठीक है, किसमें, परमानेंट इनरोलमेंट के लिए हो थोड़ी ही जाएगा। तत्पश्चात विशिष्ट बैच के अधिकतम 25%, मैक्सिमम 25% है अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा, जिसमें से 75% निकाल दिए जाएंगे। तो अब बताइए ये क्या है, 25% रखे जाएंगे, 75% निकल जाएंगे, तो क्या वो 75% इतने कम है कि वो रहने लायक नहीं है? अगर हैं तो 4 साल उन्होंने सेवा फिर की है। चलिए देखिए, फिर भी आप इस पर विचार कीजिए, इस पर ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहेंगे। आपको मेन पॉइंट कुछ याद रखने वाली जो है याद रखिएगा, 17 से 21 वर्ष उम्र वगैरह है, 4 साल के लिए है, ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्य अवधि के हेतु 48 लाख रुपए का अंशदायी जीवन बीमा कवर होगा। ये तो जीवन बीमा कोई ये चीज़ थोड़ी, जीवन बीमा तो आज भी कई जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपको 1000 2000 में 20 लाख 40 लाख तक का जीवन बीमा देती हैं। हालांकि 1-2 हज़ार आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, वो साल भर के लिए खत्म हो जाते हैं, तो ये दिया जाएगा, बाकी उतना नहीं। 28 मार्च 2023 को INS चिल्का उड़ीसा में अग्निवीर के प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, INS चिल्का उड़ीसा में अग्निवीर के प्रथम बैच की पासिंग आउट का परेड किया गया, मतलब जो नियुक्त हुए हैं। 4 वर्ष बाद सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए क्या नौकरी अन्य प्रोत्साहन है वो आप देख लीजिएगा, विशेष कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा की बात हो रही। नवंबर 2021 में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तु पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों की संचालन की अनुमति प्रदान की है। इसका उद्देश्य उन ट्रेनों के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करना है। जान ही रहे निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार में, तो उससे रिलेटेड ये भी एक स्टेप है। और ये भी आप विचार कीजिए निजीकरण कितना सही है। जहाँ कांग्रेस की सरकार प्राइवेट बैंकों को सरकारी की थी 1967 में, और हम LIC जो है प्राइवेट थी, ये सब चीज़ों को, जीवन बीमा वगैरह को राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज वहीं जस्ट उल्टा हो रहा है इस पॉलिसी में कि सरकारी संपत्तियों को निजीकरण किया जा रहा है। ये भी विचार का तथ्य है, आप इस पर विचार कीजिएगा। यहाँ किसी की पक्ष विपक्ष की बात नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी पर विचार तो आपको करना है एक शिक्षित नागरिक होने के नाते, ठीक है। भारत गौरव ट्रेन सेवा पहली सेवा कहाँ, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच शुरू हुआ, यानी कि तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पॉइंट आ सकता है। पहली सेवा कहाँ से, कोयम्बटूर उत्तर यानी तमिलनाडु में है, से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाले भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया। दक्षिण जोन पहला जोन है, रेलवे के एग्जाम जो देते होंगे वो याद रखेंगे, दक्षिण रेलवे पहला जोन बन गया। साउथ स्टार रेल वह पंजीकृत सेवा प्रदाता है जिसके द्वारा इस भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य वापसी यात्रा का संचालन किया गया। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली है पहली पर्यटक रेलगाड़ियों की, भारत और नेपाल को भी जोड़ के, ठीक है। अब जानेंगे पर्यटक स्थलों को यह जोड़ रही है भारत गौरव, तो नेपाल से भी हमारा अच्छा संबंध रहता है। इसमें रामायण सर्किट है। इस ट्रेन को संचालन के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वर, भद्राचलम, ये सब, और पहली बार इन लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर नेपाल में, ठीक है, सीता माता जनक का एरिया वहाँ भी कवर किया गया। आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। ये ट्रेन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय को आच्छादित करेगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी जाएगी ये ट्रेन, ठीक है।
पर्यटन से संबंधित अन्य योजनाएं भी आप देख लीजिए। स्वदेश दर्शन 2014-15 में लॉन्च किया गया था। प्रसाद योजना 2014-15 में। देखो अपना देश 2020 में, ठीक है। प्रसाद योजना। चलिए, NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 हर साल निकाला जाता है, रिपोर्ट वार्षिक है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,985 किलोमीटर है। भारत का सड़क नेटवर्क कुल लंबाई कितनी है? 1,40,995 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का पहला नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। विश्व में सबसे बड़ा दूसरा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 63.72 लाख किलोमीटर है। पूरे भारत का सड़क नेटवर्क की बात हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग से कितना है, लेकिन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे मिलाकर सबसे ज़्यादा भारत में है, दूसरा है 63.72 लाख किलोमीटर टोटल। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल अथॉरिटी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड्स भी प्रमाणित किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में वैसी चीज़ें आती हैं जो जानते हैं आप कि जो अचीवमेंट कुछ होता है ज़्यादा ही किसी चीज़ का, तो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में यह दर्ज किया जाता है ऐसी चीज़ों को। 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। इसका बिटुमिनस कंक्रीट सड़क, बिटुमिनस कोयले की भी एक प्रकार होती है, आप जानते हैं। तो जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है उसमें एक वर्ल्ड नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिना रुके कंटिन्यूअस विश्व की सबसे लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना के कार्यान्वयन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। PPP के माध्यम से किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप जानते हैं क्या होता है PPP मॉडल लाया गया है सभी चीज़ों को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को। उसी के तहत ये प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल है और हमारा भारत सरकार का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शामिल है। इस सड़क का निर्माण NH53 नेशनल हाईवे 53 महाराष्ट्र के अमरावती और अंकोला के बीच किया गया, ठीक है। कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में किया गया। ये जो बिटुमिनस जिसमें वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, आप उसको याद रखिएगा। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारत खाद्य और संरक्षण मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। यह भी वार्षिक है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण 2019 में किया गया था, पहला वर्ग 2019 में किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, आप यहाँ पे भी याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून के अवसर पर यह जारी किया गया था, पहली बार 2019 में। यह सूचकांक पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के समग्र प्रदर्शन पर आधारित है। टोटल प्रदर्शन का कैसा रहा, ठीक है, उसके आधार पर ही आधारित है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर पहली बार जारी किया गया था, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए, बाकी चौथा संस्करण है। और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें क्या है, ये 5 मानक पर किया गया। पहला क्या, मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, इसका कितना वेटेज दिया जाता है? 20%। अनुपालन यानी कि कंप्लायंस का कितना? 30% वेटेज दिया जाता है। भारांश में वेटेज होता है, मैंने वैल्यू उस गणना में करते हैं उसमें, तो उसकी इस चीज़ की, इस पॉइंट की कितनी वैल्यू करते हैं? 30% उसको लिया जाता है। टोटल मिला के 100% होगा। और प्रशिक्षण और क्षमता पे 10%, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी 20%, उपभोक्ता सशक्तिकरण 20%। देखिए 20 यहाँ, 30 यहाँ 50 हुआ, 10 ये 60 हुआ, 60 20 80 हुआ और 20 100, टोटल मिला के 100% हो गया वेटेज है। इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सूची श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें बांटा गया। तो कुल प्राप्तांकों के आधार पर 30 बड़े राज्य में, अब बड़े राज्य में कौन है पहला पे देख लीजिए, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप याद रखेंगे बड़े राज्य में तमिलनाडु है। और इसी तरह से आप देख लीजिए फिर छोटे राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में पहला कौन है। छोटे राज्य में गोवा पहला है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर पहला है। देख लीजिए, आप याद रखिएगा। बस यही चीज़ें हैं। और दोस्तों आप आगे देखेंगे अगली चैप्टर में, यहाँ से राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 क्या जारी किया गया है। चलिए तो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अपने सेशन को वॉच किया इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।